नाजरीन, खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान की सबसे पहली ऐसी रियासत है जहां 1993 में महकमा अक़लियती बहबूद का क़याम अमल में लाया गया था, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश को यह शर्फ भी हासिल है कि यहां पर अक्टूबर 2012 में अक़लियती बहबूद के कमिश्नरेट का क़याम अमल में लाया गया था। आज नाजरीन हम मुलाकात करने जा रहे हैं इसी अक़लियती बहबूद कमिश्नरेट के कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल साहब से। सर, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कमिश्नरेट बनाया गया था तो इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, क्यों बनाया गया कमिश्नरेट? क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन हो, तालमेल हो, काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस, क्रिश्चियन फाइनेंस, माइनॉरिटी फाइनेंस, मुस्लिम फाइनेंस, एजुकेशन का, जो हॉस्टल का, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स के, सो सबको एक सुपरविजन चाहिए था, वरना डायरेक्टली एमडीज और सेक्रेटरीट के बीच में था तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी उन लोगों को। एक डायरेक्टली सेक्रेटरीट हर बात गवर्नमेंट को जाना है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने समझा, वो दुरुस्त भी है कि कमिश्नरेट रहें तो कोऑर्डिनेशन ठीक होगा, और सेक्रेटरीज जो भी है फील्ड लेवल पे उनको कलेक्टर्स को बात करना मुश्किल होगा, तो कमिश्नर के लेवल में कलेक्टर्स जो हैं, कई डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से तालमेल ये रहेगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, और एपी रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी से, तो इन इदारों से कमिश्नर को कांटेक्ट में रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। सर, आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आप आईपीएस हैं, तो आप एक पुलिस डिपार्टमेंट से फिर महकमा अक़लियती बहबूद में, ये यहाँ पर ये ट्रांजिशन आपका कैसा रहा, ये बताएं आपका तजुर्बा। बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली मैंने चाहा कि मैं खुद, जब मुझे पता लगा कि वन ऑफ माई सीनियर्स हमारे प्रवीण कुमार साहब ही इज इन सोशल वेलफेयर स्कूल्स, तो मैं भी चाहता था कि भाई एक माइनॉरिटीज जिसमें बहुत सारे मुस्लिम्स का ज़्यादातर परसेंटेज है, वैसे भी क्रिश्चियंस भी हैं और सिख, जैन्स वगैरह हैं, मगर मुस्लिम्स का परसेंटेज ज़्यादा है, मोर देन 70%। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा कुछ लूँ और देखूं कि मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कर सकूं, फाइनेंस में गरीब लोगों के लिए लोनिंग के लिए क्या कर सकता हूं, एक नया एक हमारे डिपार्टमेंट से हट के कुछ काम करने में, एक जो हमारा पैशन है उस हिसाब से मैं काम करना चाहता था। उस हिसाब से अच्छा है कि मैं ये चेंज अच्छा रहा। महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर के क़याम का ऐलान दिसंबर 2012 में किया गया था, तो अब तक जो इसका स्टाफ वगैरह है, या ऑफिस वगैरह है, तो इसको किस हद तक जो है इसका काम किया गया है, किस हद तक इसको जो है यहाँ पर इसको अमल में लाया जा रहा है? बहुत कुछ अभी तक तो 60% से ऊपर अच्छा काम हुआ है। थोड़ा बहुत स्टाफ भी की बढ़ोतरी हुई है, और एक चीज़ है कि अभी डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्रेंथन करना बाकी है, वो कर रहे हैं अभी एक मेरे हिसाब से एक अभी गवर्नमेंट के चेंज है, 1 साल लगेगा और पूरा जो सिस्टम्स इन प्लेस आने में, तो कमिश्नरेट आने से फायदा ही हुआ, 60% बेहतरी। सर, आप ये बताएं कि कमिश्नर के इख्तियारात क्या होते हैं, ये किस तरह मुख्तलिफ है? पहले जो महकमा अक़लियती बहबूद था वो अब से कमिश्नरेट आने के बाद ये किस तरह मुख्तलिफ हो गया है? तो वैसे पहले सेक्रेटरी जो इसका सुपरविजन कर रहे थे, अभी कमिश्नर करेगा। एक पूरे डिपार्टमेंट्स को मिला के गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स के बीच जो कोऑर्डिनेटर होता है, ये कमिश्नर का रोल है। महकमा अक़लियती बहबूद में सबसे अहम इदारा है वक्फ का, तो आप आने के बाद काफ़ी उम्मीदें जो है मुसलमानों को खासतौर पर यहाँ पर हुई थी, तो आप क्या समझते हैं? आप क्योंकि आप आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, आप वक्फ के इदारे को पहले किस तरह देखा करते थे, और जब आप यहाँ पर आए तो किस तरह आपके एक्सपीरियंस क्या थे? फर्स्ट एक्सपीरियंस से आप शुरू करें। क्या है कि एक तो अक़लियती बहबूद के तहत ये डिपार्टमेंट है, मगर एक जहाँ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, जो पैसे का मामला है, गवर्नमेंट को जाना है कोई भी प्रपोजल, उस हद तक हम देख रहे थे, वरना इसमें ज़्यादा कमिश्नरेट का रोल ज़्यादा नहीं रहता। बट मेरा रोल जब गवर्नमेंट, ये जो बोर्ड का टर्म खत्म हुआ, जब मेरा शुरू हुआ, जबकि मुझे गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑफिसर वक्फ बनाया,
दिसंबर 20 मैंने चांस ली। तो वैसे अभी कमिश्नर माइनॉरिटी वेलफेयर भी हूँ और स्पेशल ऑफिसर वक्फ भी हूँ। तो दोनों, अब स्पेशल ऑफिसर वक्फ का रोल पहले भी मुझे बाहर पता नहीं था कि भाई वक्फ में इतना स्कोप है कि मुसलमानों की बेहतरी इसमें होने के लिए। ये तो एक कमिश्नरेट ऑफ माइनॉरिटीज हो गया, वो 2-3 ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है इदारा। ये प्रॉपर्टीज भी इंडोर्ड प्रॉपर्टीज हैं मुसलमानों के, वक्फ प्रॉपर्टीज हैं मुसलमानों के, वक्फ बोर्ड के। तो बाहर जब हम थे, मैं पुलिस वाला भी था, सिटी में भी वैसे 20-25 साल से सिटी में हूं, ये पता नहीं था कि अभी वक्फ बोर्ड में इतना पोटेंशियल है, इतना इसमें पोटेंशियल है कि वे ये पूरे मुसलमानों की माशी हालत और सब कुछ सुधार सकता है। 1,60,000 एकड़ इसमें है, पूरे कब्जे में है। 70% और 75% मैं कह सकता हूं कि कब्जे में है। अगर इसको छुड़ा सकें तो मैं रिकॉर्ड पे जा सकता हूं कि कोई बजट की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट में। और मुझे देख के हैरानगी हो रही है कि भाई इतनी बड़ी इदारे को आप 160 लोग भी स्टाफ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक वक्फ इंस्पेक्टर है। मगर मैं आने के बाद गवर्नमेंट में रूल्स हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टास्क फोर्स कमेटी चेयरमैन है, वक्फ के जायदादों को प्रोटेक्टर है वो, और डीआरओ जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो हमारा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, एमआरओ पूरा वक्फ ऑफिसर्स हैं। बल्कि ये समझा जा रहा था कि भाई सिर्फ वक्फ इंस्पेक्टर और वक्फ बोर्ड हैं बस, और कलेक्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स वगैरह ये समझ रहे थे कि भाई ये मुसलमानों के प्रॉपर्टीज हैं, हमें इसमें दखल अंदाजी देना सही नहीं है, ऐसा उनका एटीट्यूड है। उस एटीट्यूड को मैं समझता हूं कि बरकरार रखा गया कि भाई इसको एक सीक्रेट माहौल जैसा हो गया था, और लोगों में डर था ऑफिसर्स में कि भाई कहीं ये मामला अगर हम कुछ करें इसमें तो एक कम्युनल टर्न या कलर न लें। मगर हम आने के बाद, मैं आने के बाद इसको मसलों को खोल दिए हैं और ये लेके चल रहे हैं कि भाई डीओ लेटर्स लिखे हैं कलेक्टरों को, एसपीओ को, अनलेस आप कोऑपरेट ना करें तो देखिए एविक्शन करना है तो कलेक्टर करना है। अगर जो भी एक्ट के तहत जो भी मैं ऑर्डर देता हूं या जो भी कार्रवाई यहां से होती है इंप्लीमेंट कलेक्टर को करना है, और यहां से केस बुक करना है अगेन हम पुलिस से करवाना है। तो ये लोग कोऑपरेट ना करें तो कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा मैंने फोकस दिया है, जो भी मुतवल्ली हैं, कमिटी हैं, उनको चाहिए कि वो रूल्स फॉलो करें। अब देखिए मुतवल्ली को अनलेस वक्फनामा में नहीं है कि भाई ये बंदे को इतना पैसा जाना चाहिए, तो 1/3 या हक इंतजाम कुछ लोग अपने आप ले रहे हैं, 25% ले रहे हैं, कोई हक नहीं है उनको। दूसरा, कोई ऑडिटिंग सिस्टम नहीं है इधर। वो बिल्स बना रहे हैं कि भाई मंशा वक्फ के खिलाफ गरीबों को इतना देना चाहिए, कोई इदारों को मस्जिद के डेवलपमेंट के लिए, दरगाह के डेवलपमेंट के लिए कुछ देना चाहिए, या गरीब बच्चों की शादी के लिए, उनके मेडिकल एड के लिए, ऐसा फला मंशा वक्फ के खिलाफ, मंशा वक्फ के जो भी हैं उनको करना चाहिए। मगर हो रहा है खिलाफ। कुछ रसीदें तो हैं ही, बट उसका वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। तो कल ही मैं एक प्रेस में बोल रहा था कि भाई विल हैव एन ऑडिटिंग टीम, जहां जहां इंपॉर्टेंट मुझे इनकम आ रहा है मैं उधर भेजूंगा और तमाम मैं वो रिसीट्स वेरीफाई करूंगा। बोलना मकसद ये है कि भाई इदारे से, वक्फ से मुतवल्ली या कमेटी है, ये अब कभी कभी ये रवैया रहा है कि भाई मुतवल्ली कमेटी से वक्फ है, नहीं, वक्फ है तो इदारा है तो शख्स है, शख्सियत पर्सनैलिटीज नो, इंस्टीट्यूशन है तो पर्सनैलिटी है। अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद सिलसिला बातचीत का जारी रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं शेख मोहम्मद इकबाल साहब से, जो
کمشنر ہیں محکمہ اقلیتی بہبود آندھرا پردیش کے. سر, آپ کو یہ جو آپ نے عہدہ سنبھالا ہے اسپیشل آفیسر وقف کا, تو سب سے پہلے آپ نے آتے ہی یہ نوٹس بھیجائی تھی یہاں پر جو اقلیتی تعلیمی ادارے ہیں ان کو, تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آپ نے آتے ہی جو کچھ پولیٹیکل جو پریشر کے تحت آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں. سراسر غلط ہے, کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ بھائی یہ جو پہلے جو مجنہ جو بول رہے ہیں 10 سال کے پہلے انکوائری رپورٹ آیا تھا ادھر, اس رپورٹ پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تھا. تو ایک PIL پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن اس پہ کچھ لوگ گئے, تو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ بھائی 10 سال کے بعد بھی آپ ایک انکوائری رپورٹ پہ کیوں ایسے اس کو لائیو اور کرے ہیں, کیوں ایکشن نہیں لیے. تو میں نے دیکھا ہائی کورٹ آرڈر کو پڑھا, تو میں نے دیکھا بھائی کیوں, مجھے بھی حیرانگی ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ بھائی لا اس کو اور دیا, معاملہ صاف ہے تو ایکشن لینا چاہیے. ہم نے میرے لیگل ٹیم سے میں پوچھا, تو سر اس کو ایکسپٹ کرنا ہے ریجیکٹ کرنا ہے, تو اس میں اتنا ایویڈنس تھا کہ اس کو ایکسپٹ کرنا ہی ہے. تو میں نے ایکسپٹ کیا, بس کاروائی شروع ہوئی. اب اس کے ہٹ کے کوئی, اب دیکھیے جو بھی ایسے سوچتے ہیں تو چھوٹی سوچ ہے, ایسا نہیں ہے, معاملہ صرف لیگل ہے. ابھی اس کا کس مرحلے میں ہے صاحب, وہ آپ نے ان لوگوں کو نوٹس دی؟ ان لوگوں نے کافی, ہم نے تو اداروں کو ہمارے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لیا وقت کے, اور یہ صاحب کورٹ کو گئے تھے تو عارف الدین صاحب, تو انہوں نے کہا کہ بھائی وقف ایجوکیشنل کے بارے میں تو ہمیں چھوٹ دی جائے. تو کورٹ نے کہا اوکے آپ چلائیے. اس کے بعد مسلسل ٹائم مانگتے آ رہے ہیں اور چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں تھوڑے دن میں مسئلہ ہوگا. جی آپ نے کہا کہ ہزاروں پراپرٹیز ہیں وقف کے اندر. ہاں دیکھیے 1,50,000 سے 60,000 تک ہیں پراپرٹیز. اگر انکم دیکھا جائے تو مجھے اب تک 1 لاکھ کیا 2 لاکھ کروڑ ہونا چاہیے تھا میرے کٹی میں. آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ میرے پاس صرف 7 کروڑ کا انکم ہے پر اینم, وہ بھی درگاہ شریفوں سے, ان کے آکشن سے. اور پراپرٹیز سے مجھے آلموسٹ نیل انکم آ رہا ہے, کافی کم انکم. اب میں متولیوں کے مسجد کمیٹیوں کی بات کر رہا تھا. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک پرسنل پراپرٹی جیسا کچھ متولیز کچھ مسجد کمیٹی بنا رکھے ہیں. یہ غلط بات تھی. ان کو چاہیے کہ کافی ذمہ دارانہ پوسٹ ہے متولی از اونلی اے کیئر ٹیکر, از نیدر اے اونر آف دی پراپرٹی, ہی از سمپلی اے کیئر ٹیکر. ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پراپرٹی. پراپرٹی وقف کی ہے, ان کو رکھا گیا ہے کہ منشا وقف کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تو وہ اس حساب سے چلیں, ادارے کو چلائیں. تو انکم کافی کم تھا, تو اس انکم کو بڑھا رہے ہیں. اور بہت جگہ متولیوں نے کچھ لینڈ بیچ دی ہے, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ہم اور کیسز درج کر رہے ہیں. تیسرا, پرائیویٹ انڈیویجل, جبکہ آپ سالوں سے کوئی ایکشن نہیں رہا, تو قبضے ہو گئے ہیں. اور آکوپینسی رائٹ سرٹیفکیٹ ORCs بھی پرائیویٹ انڈیویجل بھی ہیں, وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر کے ہم کلیکٹروں کو MROs کو لکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایکشن لیں کہ پٹے کینسل کرو. اور وقف کے نام پہ ہی انعام ابالیشن ایکٹ میں یہ صاف لکھا گیا کہ بھائی ایکٹ کے تحت کوئی پرائیویٹ انڈیویجول کو اس کا رائٹ حق نہیں بنتا, وہ اونر نہیں بن سکتا. اس کو ORC پٹا وغیرہ سب کینسل کرنا ہے اور وقف کے نام پہ رکھنا ہے. وہ کر رہے ہیں, وقف کو ہی آنا ہے. تو یہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہم نے ایکشن انیشیٹ کیا ہے, شروع کیا ہے. تو یہ ذرا لمبا چلے گا. تو ہم بنیادی مسئلوں پہ جا رہے ہیں کہ بھائی لینڈ کو کیسے بچانا اور انکم کو کیسے بڑھانا. آپ دیکھیں گے بھائی علاؤ الدین وقف اور نبی خانہ جہاں جہاں ہیں, اور 2 سال سے علاؤ الدین وقف ہمارے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں صرف نام کے لیے ہیں. تو میں 1.5 مہینہ پہلے جب میں ادارے کو گیا تو دیکھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں پے نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ آپ کو ہمیں پے کرنا چاہیے وقف کو. تو اونر صرف علاؤ الدین صاحب ہی کریکٹ کر رہے تھے 2 سال سے. تو میں جب اسپیشل ڈرائیو لیا اور تالے لگوائے, پولیس ایکشن جیسا پولیسوں کو بلایا, تو صرف 10 یا 12 دن میں مجھے 60 لاکھ روپے 2 اداروں سے 60 لاکھ روپے
देखिए इतना डिफरेंस हो सकता है। अब जैसा कि फैजल अली शाह दरगाह शरीफ, काफी कंप्लेंट्स आए उधर से, उन्होंने 5 साल में हर सालाना 20 या 22 हजार वक्फ फंड 7% भर रहे थे। हालांकि हमारा अब कैलकुलेशन रहा कि भाई परसों 15 या 16 दिन की हुंडी हम जब काउंट किए तो रफली 2.6 लाख आए हैं। रेंट में 2,20,000 ऐसा कुछ आए। तो इस हिसाब से अगर आप रिवाइज भी करें रेंट तो सालाना इनकम उस इदारे से मुझे 1 करोड़ होगा। एटलीस्ट 1 करोड़ लेके चलें तो 7 लाख वक्फ फंड आना चाहिए। और मैं वहां देख रहा हूं कि जो भी डेवलपमेंट उन्होंने नहीं किया, साफ सुथरा करना है तो कोई प्राइवेट एजेंसी वेंकी फूड्स वाले कर रहे हैं, कुछ खबरों की बेहरमती, लॉट ऑफ एलिगेशंस, खबर भी बेच रहे हैं, एक ग्रेव को 1 लाख ऐसा। तो वी आर लॉजिंग टुडे ए प्राइवेट कंप्लेंट ऑल्सो, वी सस्पेंडेड हिम। ऐसा बड़े बड़े इदारों में मुतवल्ली दरगाह शरीफ हो या प्रॉपर्टीज के हो, वक्फ एक्ट में उनको स्टेटमेंट भरना चाहिए हर महीना, हर सालाना इतना स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट्स देना चाहिए और अकाउंट बताना चाहिए, ऑडिट करवाना चाहिए। ये हर नया पैसा, हर सिंगल पाई उनको अकाउंट करना चाहिए। ये खुदा का मसला है, खुदा की जायदाद है। खुदा की जायदाद हकदार को पहुंचना चाहिए, गरीब को पहुंचना चाहिए, मुसलमान आम मुसलमान को पहुंचना चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए, ना कि बल्कि सिर्फ एक मुतवल्ली या कुछ कमिटी मेंबर्स में के उनका अपलिफ्टमेंट हम नहीं चाहते हैं। ये मंशा नहीं है। वक्फ जो भी वक्फ कर गए वो चाहते थे कि भाई इससे हमें सवाब जारिया मिले क़यामत तक, और उसके बाद जो उनका, और वो चाहते थे कि भाई मुसलमान की भलाई हो ये प्रॉपर्टी से। अब तक वो नहीं हो पा रहा था। इंशाल्लाह हम राइट ट्रैक में हैं। अब कंप्यूटराइज, अब 1 हफ्ता पहले ही हम कंप्यूटर 80 मंगाए हैं। अब तक कोई कंप्यूटराइजेशन नहीं था। कोई रिकॉर्ड अगर पूछे तो एक के 4 फाइल थे। तो पूरा हम डिजिटाइज कंप्यूटराइज करेंगे और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट से मुसलसिल हम मांग रहे हैं कि भाई अब देखिए यहां 265-275 स्टाफ रहना चाहिए। अब 150-60 भी नहीं है, उसमें 20-25 नए लोग हैं रिक्रूट जो अभी, सो रिटायरमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट्स नहीं है। क्यों भाई रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं? तो इनकम नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं है, इनकम नहीं है, तो चिकन एंड एग सिचुएशन चल रहा है। तो इसलिए इदारों को छुड़ाना, एंक्रोचमेंट से इनकम बढ़ाना, इदारे को सुधारने से ही हम मुसलमान की तरफ थी। काफी इदारों के और दरगाहों के आपने एग्जाम्पल्स दिए और जो वहां से वक्फ का मुनासिब आमदनी नहीं हो रही थी, तो आप अंदाजा क्या बता सकते हैं कि पूरे आंध्र प्रदेश में ऐसे कितने इदारे हैं? एक्चुअली टोटल एंडोर्ड प्रॉपर्टीज अगर नंबर निकालें तो 37,000 है, 37,000 इंपॉर्टेंट दरगाह शरीफ। अब जैसा कि रहमताबाद दरगाह शरीफ 60-70 साल से कुछ कोर्ट स्कीम 1920s में मद्रास में सम सिंपल ऑर्डर लोग चल रहा है, यहां कोर्ट स्कीम किसी ने नहीं देखा कि भाई ये कोर्ट स्कीम क्या है। तो मैंने पूछा कि भाई कोर्ट स्कीम क्या है, क्यों नहीं, मुतवली नहीं है या डायरेक्ट मैनेजमेंट वक्त पे नहीं है। तो उन्होंने कहा सम कोर्ट स्कीम। तो हाई कोर्ट से मैंने निकाला वो ऑर्डर, हमारे पास भी नहीं था, उसमें कुछ ऐसा कोई अहम मसला नहीं है। तो मैंने अभी पिटिशन फाइल किया है नेल्लोर कोर्ट में। इंशाल्लाह मुझे 1-2 दिन में ऑर्डर आएगा भाई आप इस इदारे को ले लो। 2010 में एक इंस्पेक्टर साहब ने एक जज के तहत चल रहा है वो, तो उन्होंने कहा कि भाई इस इदारे से हमको वक्फ फंड मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हम वक्फ फंड नहीं पे करेंगे, आप इस इदारे को ले लो। तो नहीं लिया गया। वहां भी देखिए 50-60 लाख 70 लाख इनकम तो एक अहम दरगाह शरीफ है, इंपॉर्टेंट, और लोग काफी अकीदत में गुजर जाते हैं। एक मसला, मैं जब वैजाग भी गया था कलेक्टर साहब से मिला, तो इसाक मदनी औलिया और एक जहांगीर मस्जिद उसके थे 2100 एकड़ है, पूरा एंक्रोच हुआ है। 800 एकड़ दिया गया है, 800 एकड़ पोर्ट को दिया गया है, गंगावरम पोर्ट, और एक प्राइवेट रिसोर्ट को दिया गया है
सो हमने लिखा कि भाई एक सेक्शन 28 एक वक्त में है, तो एक बोर्ड डिसाइड करता है कि भाई यू प्लीज टेक एक्शन, ये मेरे प्रॉपर्टीज हैं, हम कलेक्टर को लिखते हैं, तो बोर्ड रिजोल्यूशन को कलेक्टर इंप्लीमेंट करने का अथॉरिटी कलेक्टर है, सेक्शन 28 वक्त। सो अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन वी हैव सेंट लेटर्स। मैं कलेक्टर साहब को जाके खुद मिला, काफी कलेक्टरों से मिला हूं, और उनको खुशी हो रही है कि भाई ऑफिसर आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं और हमको करना चाहिए, और काफी उनमें जज्बा है कि भाई मुसलमानों को हम मदद करना है। तो एक उसको एक क्लोज कर्टन में अगर रखें तो पता नहीं हो रहा था। अब वक्फ को इंपॉर्टेंस, वक्फ क्या चीज है, वक्फ से क्या हो सकता है, वक्फ से मुसलमान कैसे बेहतर हो सकता है, उनकी माशी हालत और सब हालत। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर जनाब शेख मोहम्मद इकबाल साहब से। अब लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर जनाब शेख मोहम्मद इकबाल साहब से। सर, आप बात कर रहे थे अभी आवाम की, आवाम आपको काफ़ी जो है फीडबैक दे रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि लोग कहते हैं कि जो आरटीआई है वो जब भी वक्त के बारे में किसी शिकायत की जाती है तो जवाब नहीं मिलता, फिर उनको आरटीआई कमिश्नरेट के पास जाना। स्टाफ बहुत कम है। अब देखिए, मैं आने के बाद हर मसले को मसले के अंदरूनी बात क्या है, लॉट ऑफ वी आर गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ द इश्यू। तो मुझे एक मसला हल करना है, तो देखिए एक्शन ले रहा हूं, उसके बाद कंप्लेंट होगा, उसके बाद कोर्ट में चलेंगे, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल। तो एक एक इश्यू पे काफी 10-11 बजे तक सेम स्टाफ बैठ रहे हैं। तो आरटीआई का निकलना पहले इसलिए लोग ज्यादातर, मैं समझता हूं कि आरटीआई डाल रहे थे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यूज कर रहे थे। जब लोगों को मिलते हैं, आप उनके मसले हल करते हैं, तो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन पूछना भी बंद होगा आपको। जब आप उनके मसले हल नहीं करते तो ऑटोमेटिकली दे कीप ऑन आस्किंग व्हाई यू नॉट टेकन। हम इधर देखो भाई, पर्सनालिटीज को नहीं देखा है, अगर हक पे हैं ठीक है, वरना वी टेक एक्शन। तो रिसेंटली वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट यू नेम एनी बिग पर्सनालिटीज। कोई हम शख्सियत नहीं देखते हैं, मसला हक। तो लोगों में जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इदारे पे, वक्त पे, ऑफिसर्स के फंक्शनिंग पे, तो मैं समझता हूं कि ये ऑटोमेटिकली ये कम होगा। अभी मेरे हिसाब से कम हो रहा है, बहुत कम हुआ है। जी सर, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हो रही है वक्त की ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो किस तरह मालूम होगा सर ये वक्त प्रॉपर्टी है, इसका मंशा क्या है? तो क्या जो आप कंप्यूटर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग ये रिकॉर्ड रखेंगे वेबसाइट पे जो आम आदमी को एक्सेस होगा? अब तक मैंने जब 3 महीनों में जो देखा है, ओके, आम पब्लिक को ज्यादा मालूम नहीं है, बट जो भी इसके लिए लड़ रहे हैं काफी उनमें अवेयरनेस है ये। और वो खुद मुझे लाके काफी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, बता रहे हैं वक्त क्या चीज है, और लोगों में जज्बा है, काफी जज्बे वाले लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट में हैं, हर प्लेस में हैं। उन्हीं की वजह से मैं समझता हूं कि वक्त अभी तक जिंदा है। और अब हम जैसा बता रहे थे कि एक अभी डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, मैं समझता हूं 5-6 महीने में पूरा मुकम्मल होगा, तब हर मुसलमान को इसका जो इसके बारे में जानकारी होगी। सर, एक और खतरा भी है कि अब जो रियासत की तकसीम अमल में आने वाली है, इसके बाद शायद ये जो सिलसिला है ये बंद हो जाए। ये किस तरह देखते हैं आप इसको? जी हाँ, अब तक मैं समझता हूँ 6 more months आफ्टर, 6 महीने और इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और जहां तक प्रॉपर्टीज का मामला है, आंध्रा रीजन, रायलसीमा से भी हटके इधर आंध्रा तेलंगाना रीजन में अच्छे प्रॉपर्टीज हैं। जो भी हो, अगर यहां का भी बोर्ड, अब देखिए वक्फ जो मुसलमानों के इदारे हैं, मैं आंध्रा हो या रायलसीमा, सीमांध्रा हो या तेलंगाना रीजन बोर्ड हो, जो भी डेवलप होंगे, तो भाई एक मुसलमान भाई को उधर जिधर भी हैं
تو مدد کر سکتے ہیں. آندھرا چھوڑیے آپ, ہم باقی کے اسٹیٹس کے مسلمانوں کو بھی اتنا پوٹینشیل ہے. جیسا کہ ایک لینکو کے فائنل اسٹیج میں کیس دہلی میں ہم نے پوچھا تھا, گورنمنٹ بھی کیونکہ گورنمنٹ دی تھی 800 ایکڑ کا 32,000 کروڑ ہم نے کمپنسیشن مانگا تھا. دیکھیں صرف 800 ایکڑ کا, تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کتنا مجھے آنا چاہیے, کتنا رہنا چاہیے اکاؤنٹ میں. صرف 7 کروڑ کافی مطلب کم ہے. اور جیسا میں انکم بڑھاؤں تو اسٹاف کا ریکروٹمنٹ ہوگا, پورا انفراسٹرکچر ہوگا, سروے کمیشن چاہیے, چارٹر اکاؤنٹنٹ چاہیے, اور ریکارڈ مکمل ہوگا ہر جگہ, ہر متولی کے پاس, ہر کمیٹی کے پاس, ہر سنگل این پی جو مجھے آنا چاہیے, جو بھی منشا وقت کے حساب سے چلنا چاہیے وہ چلے گا. اسٹاف کی کمی کی وجہ سے, انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے اب یہ نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس پہ میں توجہ دوں گا, اور یہ چھوڑ کے جاؤں گا کہ گورنمنٹ بھی اس پہ غور کرے, جو بھی بورڈ آئے, جو بھی یہاں آئے. سر آپ نے ہم سے بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر.